हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लास। और हम सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन। इससे पहले हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एंटायर फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, सभी डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। साथ ही हम कंप्लीटली सेक्शन ए भी सॉल्व कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। And do not forget to like and subscribe the channel Learn करो क्लास 11 and 12। और मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, क्योंकि सेक्शन ए हम कंप्लीटली कर चुके हैं सॉल्व। इन केस आपने मिस कर दिया है तो आप ऑलरेडी वहां से जाकर देखिएगा, क्योंकि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन बी में टोटल आपको 22 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें कि आपको 18 अटेम्प्ट करने हैं और बाकी 4 आप कोई भी अपनी चॉइस से, जो आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूजन है, डाउटफुल है, उन्हें छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25th क्वेश्चन में आपको गिवन है which of the following options given in the Sangam text accurately describes Vellalar and Adimani as two categories of the peasants in South Indian villages। तो अगर आप कैटेगरीज याद करोगी तो टोटल 3 कैटेगरीज होती थी। 2 तो यहाँ पर गिवन है, वेलेलार एंड आदिमानी। तीसरी कौन सी थी? उजवाहा, जो कि स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे। अब बोला गया है कि ये दोनों कौन थे। यहाँ पे बोला है वेलेलार a plowman and Adimani as landowner। Second, Vellalar landowner, Adimani peasant। Vellalar peasant या Adimani landlord, या फिर Vellalar landowner and Adimani a slave। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? उजवाहा, जो मैंने आपको बताया वो कौन होते थे? स्मॉल पीजेंट्स। तो पीजेंट्स तो नहीं है यहाँ पे। अब मान लीजिए आपको वेलेलार तो पता है कि कौन होते हैं, आदिमानी नहीं पता, या फिर आदिमानी पता है और वेलेलार नहीं पता, तो उस हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपको वेलेलार पता है। वेलेलार कौन होते थे? लैंड ओनर, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ओन किया करते थे। तो वेलेलार प्लोमैन नहीं होते हैं, वेलेलार लैंड ओनर हो सकते हैं। वेलेलार पीजन नहीं है, क्योंकि पीजन कौन होते थे? पीजन होते थे उजवाहा। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बचे अब 2, इनमें से आपको चूज करना है, क्योंकि वेलेलार इसमें भी लैंड ओनर है और यहाँ पर भी लैंड ओनर है। अब बोला है सेकंड वाले में आदिमानी अ पीजन। तो पीजन कौन होते थे? पीजन होते थे उजवाहा। तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर डी, दैट वेलेलार अ लैंड ओनर एंड आदिमानी अ स्लेव। तो आपको आंसर मिल गया आपका कौन सा? 25 का डी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 26. Read the following information. Identify the practitioner of a sub-discipline of archaeology। अब आर्कियोलॉजी की सर्टेन सब डिसिप्लिन होती है, यानी कि सब कैटेगरीज जिनको स्टडी करते हैं। तो अब उसके लिए एक आपको टेक्स्ट गिवन है। दे आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट animal remains। They tried to study and understand the Harappan subsystems, strategies through animal bones, and found at a Harappan site and indicated that Harappan domesticated few animals। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी सब डिसिप्लिन यूज हो रही है? आर्कियोलॉजी की। आर्कियोबॉटनिस्ट, तो बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा सोचो, बॉटनिस्ट मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स। और तो यहाँ पे प्लांट्स की नहीं, यहाँ पे तो एनिमल्स की बात करिए। आप इसको पढ़ते ही हटा सकते हो कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। आर्कियोजूलॉजिस्ट, जियो आर्कियोलॉजिस्ट। अब आपको पता चल गया यहाँ जियो लगा है, तो ये जियोलॉजिकल से जाता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट एनिमल रिमेन्स। एनिमल रिमेन्स में क्या आते हैं? जैसे कि बोन्स वगैरह, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होएगा। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या बचा अब? एंशिएंट को हम क्या बोलते हैं? जो लोग प्री हिस्टोरिक टाइम की स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियो टर्म से डिनोट करते हैं। जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल रिलेटेड। तो एंशिएंट एंड एनिमल ये आपकी की टर्म थी इस पैराग्राफ में, जो कि आपने अगर सॉर्ट आउट कर लिए तो आप इजीली आंसर बता दोगे कि 26 का आपका आंसर है बी, आर्कियोजूलॉजिस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which of the following pairs associated with Buddha's symbolic representation is incorrect? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगर आपने करेक्ट बोल दिया तो आप पहला पढ़ोगे और भाई आंसर लगा दिया और धोखे से हो जाएगा गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पढ़िए, इनकरेक्ट आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, फॉल्स है। एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, तो ये तो करेक्ट है भाई, क्योंकि एम्प्टी सीट डिनोट करती है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट आता है व्हील सर्मन ऑफ बुद्धा। तो व्हील चक्र जो होता है, धर्म
चक्र परिवर्तन, सरमन ऑफ बुद्धा, जहाँ पे उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बोधि ट्री एंड बर्थ ऑफ बुद्धा। अब बोधि ट्री क्या रिलेटेड है बर्थ ऑफ बुद्धा से? बोधि ट्री हम किससे एसोसिएट करते हैं? जहां पर बुद्धा ने अटेन किया था एनलाइटमेंट, ना कि बर्थ ऑफ बुद्धा से, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट है स्तूपा रिलेटेड विद महापरिनिब्बाण। स्तूपा में क्या होता है? रिमेन्स रखे जाते हैं रिलेटेड टू बुद्धा, उसे बोलते हैं महापरिनिब्बाण, जैसे कि बुक्स वगैरह, तो ये भी करेक्ट है। और हमें कौन सा ढूंढना था? इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमें मिल गया 27 का सी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 28 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बताना है कि ये महाभारत के कौन से कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। बोला है गुरु और मेंटर ऑफ कौरवास एंड पांडवास। पांडवास और कौरवास दोनों के ही गुरु और मेंटर कौन थे? डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज डिसाइपल। जिन्होंने एकलव्य को अपना डिसाइपल नहीं माना था। गुरु वशिष्ठ, गुरु व्यासा, गुरु संदीपनी या गुरु द्रोणाचार्य। अब अगर आपने महाभारत पढ़ी है, एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है, या फिर अगर आपने टीवी में भी महाभारत देखी है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि वो थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कि मेंटर और गुरु थे कौरवास और पांडवास के, और उन्होंने एकलव्य को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि उनको पता था अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे देन ही विल आउटशाइन अर्जुन। सो 27 का आंसर हो जाता है सी एंड 28 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट पे आते हैं 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाजनपद आर करेक्ट। इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं आपको बताने हैं। पहला है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट से आपको बताने हैं इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, महाजनपद वर मगध, कुशाला, गांधार, अवंती ओनली। बोला है क्या यही 4 महाजनपद थे? तो ऐसा नहीं है। टोटल कितने महाजनपद थे हमें पता है? 16 थे। तो ये पहला वाला रॉन्ग है, हमें यहीं पे पता चल गया, क्योंकि 16 थे भाई, सिर्फ इतने थोड़े ही थे। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स। तो हाँ, ऐसा था कि मोस्ट जनपद जो है उनको रूल किंग किया करते थे। नेक्स्ट है सम known as Ganas and Sanghas were oligarchies ruled under rajas। अब यहाँ पे सम लिखा है ना, मोस्ट होता तो ये इनकरेक्ट होता, लेकिन सम कुछ जगह कौन रूल करते थे? गनाज या संघास, जिन्होंने की अपनी अलग लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। तो सम है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने देखा कि 29 में जो फर्स्ट है वो वाला रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें सही लग रहे हैं। फर्स्ट वाला जिसमें भी है वो रॉन्ग है। अब देखो, फर्स्ट ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होना तो इस तरह से देख लो आप कि फर्स्ट वाला तो होना ही नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट नहीं दिया गया है, तो वही हमारा आंसर होएगा। इस तरह से आप फिल्टर करा करो आंसर्स को, जब कहीं कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शंस को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बचे उसमें से बेस्ट वन चूज करो। सो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट पे आते हैं 30। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो। असर्शन गिवन है, रीजनिंग गिवन है। अब रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक असर्शन है, एक उसका रीजन है। अब आपको इनको पढ़ना है और बताना है। बोला गया है फ्रॉम सी 500 BCE, BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, norms were compiled in Sanskrit texts known as Dhammasootra and Dhammashastras। और रीजन दिया गया है ब्राह्मणास laid the codes of social behavior for society in general। अब किनशिप, कास्ट और क्लास वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें क्या बताया गया है कि ब्राह्मणास को ऐसा बोला गया था कि वो सर्टेन नॉर्म्स ले डाउन करे सोसाइटी में, जिस हिसाब से सोसाइटी में लोग बिहेव करेंगे। तो अब यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और ये जो रीजन गिवन है दैट ब्राह्मणास लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल, ये असर्शन का करेक्ट रीजन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो 30 का आंसर हमारा हो जाता है ए। ऑलराइट, समझ आया आपके? दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट पे आते हैं 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ शैलभंजिका मोटिव इन द सांची स्तूप। अब सांची स्तूप में जो शैलभंजिका मोटिव लगाई है उसका आपको बताना है सबसे प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, सबसे ज्यादा एप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले आपको याद है शैलभंजिका क्या है, किसकी इमेज है? वो एक वुमेन की इमेज है जो कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई डांस लाइक पोस्चर अटेंड कर रखा है। अब बताना है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो क्या वो महापरिनिब्बाण से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ एंड विजडम से रिलेटेड है, ऑस्पिशियस सिंबल है, या फिर रिलीजियस आइडल है? तो महापरिनिब्बाण किससे रिलेटेड होता है? स्तूप से, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये हमारा आंसर नहीं है। स्ट्रेंथ और विजडम हम किससे एसोसिएट करते हैं? दिखाकर एलिफेंट को। रिलीजियस आइडल कौन होते हैं? जिनकी हम वर्शिप करते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा बचा? ऑस्पिशियस सिंबल, जो कि हमारा आंसर होगा। और शैलभंजिका को ऐसे दिखाया जाता है कि जो वो वुमन है उसको इतना ऑस्पिशियस सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जिस ट्री को टच कर देती है दैट ट्री स्टार्ट टू गिव फ्रूट, वो वहां पे जो फ्लावर्स है वो ब्लॉसम करने लगते हैं और वो ट्री फ्रूट देने लगता है। एसोसिएट करा जाता है शैलभंजिका को बौद्धिज्म में किससे? फर्टिलिटी से। तो हमारा आंसर 31 का हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं 32। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन was the development of urban centers. The most distinctive feature of the Harappan cities were carefully planned drainage system. Harappan roads and streets were laid down along the approximate grid pattern. Grid pattern कैसा होता है? मोबाइल में जब हम गैलरीज खोलते हैं, फोटोज खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं ना पैटर्न आता है, किस पैटर्न में चाहिए? ग्रिड पैटर्न, मतलब परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, इस पैटर्न में। अब ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद बोला है which of the above statements is or are correct about the Harappan civilization? तो it was development of urban centers, correct है। most distinctive feature ये था कि carefully planned drainage system, ये भी था। नेक्स्ट है ग्रिड पैटर्न में थी स्ट्रीट्स और रोड्स, तो ये भी करेक्ट है। तीनों ही हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो हमें डी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। 32 का आंसर डी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो गिवन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो करेक्ट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 33। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दोबारा कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको महाभारत से रिलेटेड और किस कैरेक्टर से एसोसिएटेड है ये इंफॉर्मेशन, ये आपको बताना है। 3 पॉइंट्स है। बिलोंग टू द राक्षस क्लैन, कि राक्षस क्लैन को वो बिलोंग करते थे। मैरिड विद भीम, जिनकी शादी किससे हुई? भीम से। मदर ऑफ घटोत्कच, जो कि किसकी मदर थी? घटोत्कच की। तो वो कौन थी? हिडिंबा, सुभद्रा, द्रौपदी या फिर गांधारी। तो अगर आप याद करोगे तो फिर गंधर्व विवाह में हमने पढ़ा था कि हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह था और इनका जो बेटा था उसका नाम था घटोत्कच, जिसने की एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था महाभारत में क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। और वो जो हिडिंबा थी शी बिलोंग टू राक्षस क्लैन। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है हिडिंबा। बट इन केस अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप देखो गांधारी कौन थी? गांधारी थी भीम की मदर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी थी राजा द्रुपद, जो कि पांचाल के राजा थे, उनकी बेटी। तो फिर वो राक्षस क्लैन को तो नहीं बिलोंग कर रही है, तो ये भी नहीं होता। सुभद्रा कौन थी? जिनकी मैरिज किससे हुई थी? अर्जुन से, तो ये भी नहीं होता। अब हमारे पास आंसर बचता है ए, हिडिंबा। तो इस तरह से आप बेस्ट सूटेड आंसर ऐसे भी फिल्टर आउट कर सकते हो अपने लिए अगर आपको बाकियों के बारे में पता है कि वो किसकी बेटी थी या किसकी वाइफ थी। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं 34। ही वाज कॉल्ड एज देवनाम्पिया एंड पियादसी। ही रूल्ड Indian subcontinent from c 268 to 232 BCE. He is remembered for the propagation of Dhamma. अब देवनाम्पिया और पियादसी किसे बोला जाता था? Who among the following ruler has been described in the above information? ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन दो वर्ड्स की और जिन्होंने धम्मा के बारे में सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किए आइडियाज, वो कौन रूलर थे? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अजातशत्रु? मुझे पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है कि ये जो दो नाम है इनसे आपको पता है कि ये यूज हुआ करते थे किंग अशोका के लिए। तो ये बहुत सिंपल था, मुझे पता है आप सभी को ये आंसर पता था। और देवनाम्पिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड। और उनको पियादसी क्यों बोला जाता था? क्योंकि he was very kind in behavior to others and he was very nice to look at. Alright, तो 34 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 35। मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के नेम्स गिवन है और रोल और कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है। आपको हो सकता है सारे ना आते हो, बट जो आते हैं पहले हम उन्हें मैच करते हैं और फिर हमारे मैच के अकॉर्डिंग हम नीचे जो ऑप्शंस गिवन है कि ए का 1 2 3, बी का ये उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैच करके अपना बेस्ट सूटेड आंसर चूज कर लेगी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे इसमें? ही डिस्कवर्ड सीज, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस उसमें आया था, ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल
और ASI। नेक्स्ट दयाराम साहनी का कंट्रीब्यूशन क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन था दैट ही डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा। ऑलराइट। नेक्स्ट है जॉन मार्शल ने क्या था? ही ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसीजन इन द आर्कियोलॉजी सिविलाइजेशन। एंड REM व्हीलर का क्या कंट्रीब्यूशन था? ही ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसीजन इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये हमारी करेक्ट आंसर है जो हमें लग रहा है। अब हमें ऑप्शन में देखते हैं क्या ये मैच कर रहे हैं कहीं पर भी। तो ए का आंसर होना चाहिए सेकेंड। मान लो और में आप थोड़ा डाउटफुल भी हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाई ए का आंसर तो 2, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, फर्स्ट DG ऑफ ASI। तो ए का 2 है, आप बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। ए का 2 गिवन ही एक में है, क्योंकि सेकंड में है ए का 4, थर्ड में है ए का 1 और डी में भी है ए का 2। तो बेस्ट तो आपको यहीं पे मिल गया। लेकिन हमें कभी भी जंप नहीं करना है, जल्दीबाजी में आंसर मार्क नहीं करना है, बाकी सब मैच करो। बी का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4th होना चाहिए और डी का 3rd होना चाहिए। अब ऐसे भी हमने मैच करके देख लिए इंडिविजुअली और ए वाले के हिसाब से, तो हमने देख लिया था कि ए हमारा करेक्ट आंसर है कि ए का 2, तो हमें मिल गया 35 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, एक में भी श्योर होना तो आपके लिए कितना इजी हो गया बाकी सबको रॉन्ग प्रूव करना। आंसर मिल गया आपको 35 का ए। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज और आर करेक्ट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। कभी कभी ये ऐसे ट्विस्ट दे देते हैं कि इसमें बोलेंगे कि कौन से इनकरेक्ट है, तो अगर आपने करेक्ट रीड कर लिया तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट पूछा गया है। तो वो फर्स्ट है इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वाज संगम डायनेस्टी। तो हाँ, वहां की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसका नाम संगम डायनेस्टी था, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है तुलवास वर रिप्लेस्ड बाय अरविदु। तो ये भी सही है क्योंकि सबसे लास्ट जो वहां पे डायनेस्टी आई थी वो अरविदु थी। नेक्स्ट है कृष्ण देवराया जो कि सबसे ज्यादा रिनाउंड थे डायनेस्टी के, बिलोंग टू सुलुवा डायनेस्टी। अब ये यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वो किसको बिलोंग करते थे? वो तुलवास डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा भाई इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हरिहरा एंड बुक्का वर फ्रॉम अरविदु डायनेस्टी। अरविदु डायनेस्टी तो सबसे बाद में आई थी और हरिहरा और बुक्का ने तो यहाँ पे स्टार्ट ही करा था, उन्होंने तो फाउंडर ही थे वो। तो ये भी हमारा रॉन्ग मिल रहा है। दो तरह से हमें रॉन्ग पता चल रहा है, ये कि हरिहरा और बुक्का कौन थे, who started it, who were the founders, और अरविदु डायनेस्टी कौन थी जो सबसे लास्ट डायनेस्टी वहां पे आई थी। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारा आंसर है नहीं, और फर्स्ट और सेकंड हो सकता है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में गिवन है, तो आप देखो डी में गिवन है, तो हमें आंसर मिल गया 36 का आंसर है डी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आते हैं द 12th century witnessed the emergence of a new movement as वीरा शिवा ट्रेडिशन, जो कि अब तक भी prevalent है। This continues to be an important community in the region today. Our understanding of this tradition is derived from the vachanas composed by the women and men who joined the movement. Which of the following statement is correct about this tradition? अब ये वीरा शिवा वाली जो ट्रेडिशन गिवन है इसमें स्टेटमेंट से कौन सी इसमें करेक्ट है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में? सबसे पहले बोला है इट एमर्ज इन केरला, क्या ये केरला में एमर्ज हुए? इट वॉज लेड बाय बसवाना, देयर फॉलोवर्स वर नोन एज नयनार्स, या दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द थ्योरी ऑफ रिबर्थ। तो ये रिबर्थ वाली थ्योरी जो है इसमें वो बिलीव नहीं किया करते थे। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि डी तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिबर्थ के बारे में बात करिए, तो ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है इट एमर्ज फ्रॉम केरला, क्या वो केरला से इमर्ज हुआ था वीरा शिवा ट्रेडिशन? नहीं, वो कर्नाटका से हुआ था इमर्ज, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है इट वॉज लेड बाय बसवाना, ये करेक्ट है लेकिन हम इसे डाउटफुल में रखते हैं क्योंकि हमें सारे ही ऑप्शन कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट है देयर फॉलोवर्स वर नोन एज नयनार्स, तो इनके फॉलोवर्स को क्या नयनार्स बोला जाता था? नहीं, इनके फॉलोवर्स को बोला जाता था लिंगायत, तो ये भी नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 37 का आंसर हो जाता है बी, इट वॉज लेड बाय बसवाना। अगर आपको पता है तो भी ये करेक्ट है और अदरवाइज आपने बाकी तीनों रॉन्ग है, तो इसलिए बचा आपके पास बी, यही आपका करेक्ट आंसर है। 37 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर। अब यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 रूलर्स और उनके रीजन्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट पेयर है। ठीक है, तो अब आप देखो चोलास, होयसालास, सुल्तान्स और गजपति। रीजन्स गिवन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका और डेक्कन। मान लो आपको सारे तो नहीं पता, लेकिन जो आपको पता है उन्हें तो मैच कर लो। ठीक है, अब आपको पता है कि गजपति कहाँ रूल करते थे? वो रूल करते थे उड़ीसा में। ठीक है, सुल्तान कहाँ रूल करते थे? वो करते थे डेक्कन में।
तो आपको और नहीं पता, मान लो भूल गए अब और आपको नहीं पता, तो अब आपको क्या पता चला, अगर गजपति उड़ीसा में रूल करते थे तो ये वाला आंसर आपका रॉन्ग हो गया, होशंगाबाद में उड़ीसा रूल नहीं है। सुल्तान से अगर डेक्कन में रूल करते थे तो सुल्तान का कर्नाटका वाला भी नहीं हुआ। गजपति आपने बोला उड़ीसा, मतलब वो डेक्कन में नहीं थे। बेस्ट सूटेड आंसर कौन सा बचा आपके पास, आपको आते दो ही थे लेकिन आपने क्या यूज करा, बेस्ट सूटेड आंसर। कौन कौन से नहीं हो सकते, बचा क्या आपके पास, ए चोलास तमिलनाडु में रूल किया करते थे, अगर आपको नहीं भी याद है, बाकी तो आपको याद है ना दो, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बेस्ट सूटेड आंसर, करेक्ट आंसर चूज कर लिया। 38 का आंसर ए की चोलास रूल्ड इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी जो कि बिलोंग करती थी मारवाड़ को। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर, जो कि लॉर्ड कृष्णा को अपना लवर कंसिडर किया करती थी। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवोटी, यहाँ पे ये राजपूत प्रिंसेस, ये डिवोटी लॉर्ड कृष्णा के लिए कौन है, ऑफ दी सगुन भक्ति फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब नेम्स गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये शी है, राजपूत प्रिंसेस है, मारवाड़ को बिलोंग कर रही है, लॉर्ड कृष्णा को बिलवड बोलती थी, ये कौन है, अंदल, गार्गी, मीराबाई या मैत्री। तो कृष्ण के जब भी नाम आता है तो मीराबाई का नाम हम सबको बहुत फेमिलियर है, तो हमें पता है यहाँ पर आंसर है मीराबाई, लेकिन आंसर अंदल भी हो सकती थी क्योंकि शी वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लेकिन यहाँ पे मारवाड़ और मार्ता बोला गया है। अगर साउथ इंडिया के बारे में बोला गया होता तो अंदल आंसर होता, लेकिन मेंशन कर दिया गया है जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, मार्ता और मारवाड़ की, तो आंसर हमारा है 39 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, 1 2 3 4, ओके। So first है कृष्णदेव राया rule was characterized by expansion and consolidation. Second है there was peace and prosperity in his empire. दोनों ही करेक्ट हैं. Next है he was credited with building some of the fine temples. Next है he was defeated in the battle of राक्षसी तांगड़ी. अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं, या फिर भूल गए कहाँ से है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा को ही बोला जाता है बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, ठीक है। तो अब ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, क्या कृष्णदेव राया डिफीट हुए थे इस बैटल में, बैटल ऑफ तालीकोटा भी जिसे बोला जाता है, तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। क्यों, बिकॉज बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बाद में हुआ था, जो कृष्णदेव राया है ही डाइड बिफोर दिस बैटल ओनली, तो ये फोर्थ वाला करेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये इससे पहले ही कृष्णदेव राया डाइड। Then which of the above statements are related to कृष्णदेव राया, तो हमें पता है कि फोर्थ वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो 1 2 3 करेक्ट है, हमें आंसर लग रहा है इसका बी, तो 40 का आंसर हो जाता है बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं 41, fill in the blank. Strategy used by Harappans for procuring raw material may have been to send expeditions to areas such as dash, रीजन बताना है, रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कोई रीजन था, फॉर कॉपर, कॉपर के लिए, एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उस जगह का नाम क्या है, राजस्थान वाले के लिए आपसे पूछा गया है, डैश रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर, खेतरी, अलवर, वगर या फिर मारवाड़। तो ये डायरेक्टली लर्निंग वाला पार्ट है, ये था खेतरी में, जो कि राजस्थान में झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पास पड़ता है, तो हमारा आंसर इस 41 का है ए खेतरी, 41 का आंसर ए खेतरी। 42 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीर और जैन फिलोसफी, इसमें महावीर और जैन फिलोसफी से कौन सी एसोसिएटेड नहीं है। द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग एनिमेटेड है, तो ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में वो बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे, तो फिर ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्मा, अब ढंग से पढ़ो, यहाँ पे लिखा गया है नॉट रिलेटेड टू कर्मा, जबकि वो कर्मा में बिलीव करते थे, वो बोलते थे द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, इट इज ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कर्मा, जो भी आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, आपकी वर्क पे, आपकी डीड्स पे सब डिपेंड करता है। तो यहाँ नॉट लिखा है ना, और हमें यही बताना है विच इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जंप नहीं करना है आंसर पे, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन,
तो तपस्या से साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है, हमें हमारा आंसर मिल गया है, 42 का आंसर है सी। ठीक है, क्योंकि नॉट गिवन था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दोबारा पढ़ना है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, pilgrims such as Fajiang and Xuanzang traveled from China to India for knowledge। क्या ये दोनों ट्रैवल करे थे इंडिया को? तो हाँ, इन्होंने ट्रैवल किया था, इन्होंने करा था विक्रमादित्य के टाइम पे और इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे। नेक्स्ट है बौद्धिस्ट्स वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स। तो हाँ, वो बहुत दयालु लोग हुआ करते थे, ये भी करेक्ट है। देन बौद्धिस्ट्स accumulated merit through their effort and used it to attain nibbana। तो ये हाफ करेक्ट है, हाफ इनकरेक्ट है, बिकॉज दे accumulated merit through their efforts, इतना तो करेक्ट है, लेकिन दे यूज्ड टू अटेन निब्बाना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो वर्ल्ड में रह के जो नॉलेज उन्होंने अटेन करी थी अपने एफर्ट से, जो मेरिट उन्होंने अटेन करा था, उसे वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी में यूज किया करते थे, ना कि टू अटेन निब्बाना। तो ये हाफ इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना है। नेक्स्ट है महायाना लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल। तो ये भी करेक्ट हो जाता है, 43 का हमें आंसर मिल गया है सी यहाँ पे, क्योंकि हाफ करेक्ट था, हाफ इनकरेक्ट था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफिज्म इन इंडिया। सूफिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। दे टर्न टू एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है दे सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। बजाय किसी और के सुनने और कहने समझने से वो चाहते थे कि वो खुद इंटरप्रेट करें, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आमिर खुसरो was the disciple of शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी करेक्ट है, वो उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे। नेक्स्ट है शेख मुइनुद्दीन सिजजी was from दिल्ली। तो क्या वो दिल्ली से थे? अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली गिवन है ये इनकरेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि 44 का आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, क्योंकि फोर्थ हमें पता है दिल्ली मेंशन करा गया है, नहीं है वो। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, हमें ए इसका आंसर होना चाहिए, 44 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 45 पे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दोबारा से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है। कृष्णदेव रायाज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो सबसे फेमस थे वो रूलर उस टाइम के, और उनके टाइम में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ। रीजन गिवन है विजयनगर किंगडम एक्वायर्ड लैंड बिटवीन तुंगभद्र एंड कृष्ण रिवर ड्यू टू इट्स मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो ये दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी तरह से जो किंगडम का एक्सपेंशन हुआ था कौन कौन से एरिया में, तुंगभद्र और कृष्ण रिवर की। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो 45 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, लुक एट द फिगर बिलो व्हिच स्कूल ऑफ आर्ट इज एविडेंट ऑन द इमेज ऑफ बौद्धिस्ट। तो अब आप देखो इमेज गिवन है, इससे हमें ये देखना है कि बुक में जो इमेज है उनको उनकी जो सोर्स क्या है उसके बारे में हमें जरूर रीड करना है, क्योंकि कोई भी इमेज आपकी आ सकती है। क्या ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, या फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है। तो ये जो इमेज है बौद्धिस्टता की, ये ली गई है बौद्धिस्ट की गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से, जो कि कुछ ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलती जुलती है। So 46 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली। बुद्धा फाउंडेड डैश एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉन्क्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बुद्ध ने फाउंड करी थी फॉर मॉन्क्स? संघास, टेम्पल्स, कानखानास या फिर चर्च? चर्च नहीं थी, आपको पता है क्रिश्चियनिटी से एसोसिएट हो जाती है। कानखास किससे होते हैं? सूफिज्म से। टेम्पल्स होती है हिंदुइज्म से, ऑल्दो थोड़े बुद्धिज्म में भी होते हैं, लेकिन हमें एप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो संघा है करेक्ट टर्म, जो कि बुद्धा फाउंडेड संघा एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉन्क्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है संघा, 46 का ए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एंटायर सेक्शन बी। अब इसमें से 4 चॉइसेस आपको प्रोवाइडेड थी, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो, नहीं आता या भूल गए, तो कोई भी 4 जो आपको छोड़ने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उनको वाइजली चूज कीजिएगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड्स, और जो कि क्वेश्चन नंबर 47 से होगा, सेक्शन सी।
I hope ये session आप लोगों के लिए useful रहा होगा और समझ बिल्कुल आया होगा. Still you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may analyze your own performance as you will get personalized student reports. You may also attend live tests, quizzes and assignments. Definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session. Till that time, keep studying, take care, all the best, bye bye.